हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों के डिमांड पे आज हम लोग यूपी बीएड के लिए एक और नए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको बता दें, आपको मैं क्विक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ। इसमें 50 क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये सेट मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा रिपीट होते हैं और काफ़ी बेसिक से भी हैं और कुछ अच्छे लेवल के भी हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं, लिखा है कि आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है। तो आनंद मठ जो पुस्तक है उसके लेखक आपको बताना है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उसके बाद सरोजनी नायडू या अरविंद घोष। राइट आंसर इसका होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आपको बता दें, ये वही आनंद मठ है जिसके एक पंक्ति को हमने राष्ट्रीय गीत अपनाया है। तो ये एक फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रखता है। सेकेंड वन देख लीजिए, नाना साहब। मैं इसको एक बार जूम कर ले रहा हूं जिससे कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से दिखे। यहाँ आप देख सकते हैं, नाना साहब का दूसरा नाम क्या था। आपको बता दें, नाना साहब से हमने पिछले एक सेट में क्वेश्चन किया था कि नाना साहब ने 1857 का जो रिवोल्ट था उसमें कानपुर से प्रतिनिधित्व किया था। तो इनका दूसरा नाम है, तो उनका जो दूसरा नाम है वो है धोंडू पंत। ये राइट आंसर होगा। ये आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है सबसे फेमस। आपको बता दें कि ये कई बार क्वेश्चन आता है। लाल बालपाल या बालपाल लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। कांग्रेस पार्टी के ऑप्शन देखिए, स्वराज पार्टी के, गदर पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के नरम दल या कांग्रेस पार्टी के गरम दल। तो ये थे कांग्रेस पार्टी के गरम दल के नेता थे। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन आप देख सकते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक, लियाकत अली खान या चौधरी रहमत अली। राइट आंसर बताना है। अगर आप गेस करेंगे तो आप पक्का गलत करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चौधरी रहमत अली। ये उस समय जब इस आदमी ने ये नाम गढ़ा तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी था। तो ये एक फैक्ट है कि ये स्टूडेंट होते हुए भी इसने नया नाम रखा पाकिस्तान, और उससे फिर वो देश विभाजन, वो चीजें अलग है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत जो सेवक समाज है इसको इंग्लिश में इंडियन सर्वेंट सोसाइटी कहते हैं, कि स्थापना किसने की थी। ऑप्शन आप देखिए, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। तो राइट आंसर जो होगा इसका वो होगा गोपाल कृष्ण गोखले। एक फैक्ट आता है वो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो है, ये गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। तो एग्जाम में कभी कभी आपके ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन एक और फैक्ट आप जान लीजिए कि गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या और किसी तरीके, जिसे ये गुरु मानते थे, वो थे महादेव गोविंद रानाडे, एमजीआर। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि इनके नीचे महात्मा गांधी और इनके ऊपर आप एक एरो लगा के लिख सकते हैं एमजीआर, महादेव गोविंद रानाडे। तो ये एक मैं कोई बहुत पहले प्रैक्टिस सेट करा रहा था तो उसमें मुझे ये क्वेश्चन दिखा था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गांधी जी ने अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ किया था। तो आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर जो होगा वो 1919 होगा। ठीक है, रॉलेट एक्ट आया था उसी समय के बाद से ये घटना स्टार्ट हुई थी या ये आंदोलन अपने पीक पे आया था। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से जुड़ा है। सत्याग्रह किस व्यक्ति से जुड़ा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है महात्मा गांधी जी का ही कोई सत्याग्रह हो और उससे पूछे कि इसमें कौन से व्यक्ति पार्टिसिपेट किए थे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि किन्होंने भाग लिया था। तो इससे थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री में आपको एक बार देखना पड़ेगा। बारदोली सत्याग्रह जो है, इनमें से कौन से निम्न में से हमें बताना है कौन से व्यक्ति जुड़े थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य विनोबा भावे जी या सरदार वल्लभ भाई पटेल या जमनलाल बजाज। तो राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये किसानों से संबंधित एक जो सत्याग्रह था, इसमें जीत हुई, इसीलिए वहां की औरतों ने वल्लभ भाई पटेल को ही सरदार की उपाधि दी थी। तो इसलिए ये बारदोली सत्याग्रह जो है उसको कई तरीके से एग्जाम में आता है कि मतलब किस सत्याग्रह से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली। तो ऐसे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध स्रोत बताइए। आपको सोर्सेस जो कि आप कह सकते हैं प्रोटीन के दो मेजर सोर्स किससे मिलते हैं, गेहूं या मक्का से, तो नहीं। दूध और सब्जियां से, तो कुछ हद तक लेकिन नहीं।
सबसे ज्यादा मिलता है सोयाबीन और मूंगफली से, दालों से, सोयाबीन से, मूंगफली से सबसे ज्यादा प्रोटीन हमारे बॉडी को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जान सकते हैं। देखिए एग्जाम में आपके जीएस बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, तो इससे आप लोग एक बार देख लेना। जीएस बायोलॉजी का मतलब बायोलॉजी का वो पोर्शन जो कि 9th 10th में हम लोग पढ़ते हैं, 8th में भी पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे यूरिन पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, ये भी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम, ये आप देख लीजिए। 10th है क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है। क्लोरोफिल का मतलब जिससे पत्ते हरे दिखते हैं, और हरे क्यों दिखते हैं, तो क्लोरोफिल के कारण दिखते हैं। अब ये इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो वो मैग्नीशियम पाया जाता है। राइट आंसर विल बी मैग्नीशियम। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधे के किस भाग में फल्दी प्राप्त होती है, किस भाग से प्राप्त होती है। एग्जाम में कभी कभी कुछ फसलों के जैसे आलू का पूछता है, कुछ ऐसे कुछ स्पेसिफिक ही है, बस उन्हीं का पूछता है। यहाँ पे आपको पूछा है हल्दी प्राप्त होती है, तो हल्दी मूल से प्राप्त होती है। मूल का अर्थ यहाँ जो है वो है जड़ से। तो ये आपने देखा है 11 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेते हैं 12th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आप देख सकते हैं 12th नंबर जो है आपकी स्क्रीन पे है, वो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसको WTO आप यहाँ, वैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ये अब तो रहा नहीं, आतंकवादी हमला कब हुआ था, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बता दें कि अमेरिकन इतिहास का सबसे मतलब काला दिन कह लीजिए या सबसे बुरा दिन है, वो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की घटना। इसमें हुआ क्या था, आतंकवादियों ने आप कह सकते हैं एक पैसेंजर प्लेन जो है वही लड़ा दिया था। ये आपको बताना है, ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, ये घटना जो है 11 सितंबर 2001 की है। दिन था मंगलवार और समय था 5:44 शाम को ये घटना हुई थी। और इसमें 2 प्लेन लड़ाए गए थे उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। मरने वालों की संख्या लगभग 3000 थी। तो ये काफी मतलब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये एक आतंकवादी हमला था। आप देख रहे हैं कि इस सेशन में हम लोग जीके जीएस कर रहे हैं, तो इससे ये सभी जो भी सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप बस देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे वो है 13 नंबर है, भारतीय संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है, तो वो है 25 से 28 में। इसको आप ये जनरल क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ ज्यादा बताने के लिए है नहीं। 14 जो है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक देश है कैसा, क्या जाति विशेष है, धर्म सापेक्ष है, वर्ग विशेष है, या धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष हमारा जो भारतीय संविधान के अनुसार उद्देशिका के अनुसार धर्म निरपेक्ष है। तो ये आप देख सकते हैं, सेकुलर जिसको आप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के स्क्रीन पे, भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 42वें संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1976 में। और इस संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन को, जो कि इंदिरा गांधी सरकार के समय हुआ था। और उसमें इतने सारे चेंजेस हुए थे, उनको देखते हुए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 16 देख लीजिए, भारत के विदेश नीति का मूल सिद्धांत क्या है। जैसे विदेश नीति का मतलब होता है कि जब हम किसी भी देश से ट्रीटी करते हैं या कुछ भी, तो हमारा मूल सिद्धांत, अगर कोई वैसी विकट परिस्थिति आती है जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध हुआ, तो हमने कौन सी नीति अपनाई, गुट निरपेक्षता की नीति। मतलब किसी के साथ कोई अलाइनमेंट नहीं, न हम ज्यादा नजदीक खुल के बोले कि हम रशिया के साथ हैं, न ही हमने ये बोला कि हम यूक्रेन के साथ हैं। तो इसको कहते हैं गुट निरपेक्ष की नीति, नॉन अलाइनमेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, जंग से बचाने के लिए, रस्ट से बचाने के लिए लोहे से बनी हुई पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, तो इसको यशदीकरण कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। 18 देख लीजिए, कपड़ों तथा बर्तन को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट क्या होता है, तो वो होता है सोडियम कार्बोनेट। आपके एग्जाम में ये जीएस ये थोड़े से केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो ऐसे आ सकते हैं। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, पॉलिथीन बनता है, पॉलिथीन किस चीज से बनता है, या यहाँ पे ये भी आप कह सकते हैं कि पॉलिथीन जो है उसका साइंटिफिक अगर नेम भी आप जानते होंगे तो थोड़ा सा इसको आप देख पाएंगे। ये एथिलीन से बनता है, लेकिन एथिलीन में इसमें एक एलिमेंट होता है बेंजिल डिहाइड, वो उसमें ऐड होकर जो केमिस्ट्री का फॉर्मूला है, एक प्रोसेस के बाद बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एथिलीन। और अगर बात की जाए ये पॉलिथीन वर्ड कहाँ से आया है, तो पॉलिथीन जो वर्ड है वो आया है, एक वर्ड है पॉलीथिलीन, तो ये जब हम लोग बोलते बोलते इसको पॉलीथीन नाम देने लगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों की स्क्रीन पे है वो है क्वेश्चन नंबर 20,
आप यहाँ देख सकते हैं विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है, ये हमें बताना है। आपको बता दें कि जो भी इंपॉर्टेंट विटामिन है उनके साइंटिफिक नेम्स आते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ए हो गया, ए को रेटिनॉल बोलते हैं, B1 को जो बोलते हैं वो थाइमीन है, और B2 को जो बोलते हैं राइबो राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन, जो कि इसका आंसर भी होगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सी को, जिसको एस्कॉर्बिक बोलते हैं, डी को टोकोफेरॉल कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, और उसके बाद ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है विटामिन से कभी कभी, कि कौन सा विटामिन जो है वो वाटर सॉल्युबल है, जो पानी में घुलता है, कौन फैट में घुलता है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे आपको एक ट्रिक है, WBC, मतलब वाटर में घुलने वाले दो ही विटामिन है, बी और सी। इसके अलावा जितने भी विटामिन है मैक्सिमम वो फैट सॉल्युबल है, जो कि वसा में घुलते हैं। ये आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, बाल गंगाधर तिलक किसको या किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे, तो वो होगा, ये मानते थे, वो होगा स्वामी विवेकानंद जी को। राइट आंसर हो जाएगा। 22 है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, किससे संबंधित है, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो है विनोबा भावे से। इसमें क्या था कि जिन लोगों के पास अत्यधिक संपत्ति है वो अपनी संपत्ति गरीबों को दान कर दे, तो यही भूदान मतलब भूमि दान से संबंधित है। ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 22। अब हम लोग आगे का देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। तो आजाद हिंद फौज का गठन जो था वो था 1942 में। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, उसी समय इस फौज का गठन किया गया था, और इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। 24 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो राजनीतिक अधिकार कौन सा नहीं है, देखिए, मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, और सरकारी के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार जो है वो है राजनीतिक अधिकार। जो राजनीतिक अधिकार नहीं है वो है जीवन जीने का अधिकार या जीवन का अधिकार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 आप देख लीजिए, ये सेट पुराना है इसलिए ये क्वेश्चन इसमें दिया है, गिवन है। संविधान का अनुच्छेद जो आर्टिकल 370 वो किस राज्य पर लागू होता, यहाँ है लिखे है, आप इसको था कर लेंगे, तो वो होगा जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 26 है, मूल अधिकार जिसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है या है पहले से एग्जिस्ट है, तो वो है आपके भाग 3 पार्ट 3 में एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, भारत के संविधान में जो शामिल है राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है। अब DPSP पूछा गया है कि वो किसके संविधान से हमने लिया है या उससे प्रभावित है। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA एंड आयरलैंड। तो राइट आंसर विल बी आयरलैंड। अगर एग्जाम में कभी ऐसे क्वेश्चन आया ना आए, एक फैक्ट आप याद रखिएगा, आयरलैंड ने भी ये जो कंसेप्ट है ये स्पेन से लिया था। तो स्पेन से उन्होंने लिया और हमने उनसे लिया। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, एड्स का विस्तृत रूप चुनिए, मतलब एड्स का फुल फॉर्म जो है उसको आप कह सकते हैं, वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। राइट आंसर ऑप्शन सी। 29 देख लीजिए, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं जिससे हम ध्वनि को मापते हैं, उसकी इकाई है डेसिबल। हम डेसिबल में ही पता करते हैं कि शोर को भी पता करना है तो हम डेसिबल में पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो जो है 2011, अभी तक जो नेक्स्ट सेंसस था वो हो नहीं पाया, तो इसीलिए 2011 से ही अभी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा 943, 943। और इसको ऐसे अंडरस्टूड होता है, ये 1000 पे होता है, 1000:943। तो हमेशा आपको ये वाला डिजिट ये मिलता है और वो 1000 पे अंडरस्टूड होता है। 31 देखिए, दालों में या दाल निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत है। जैसा मैंने अभी पहले बताया था कि विटामिन सोयाबीन को बताया था और मूंगफली को। तो दालें जो है इसमें सबसे ज्यादा जो पाया जाता है, जो तत्व है वो है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से किसमें पर्याप्त विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी उन्हीं चीजों में मिलता है जिसमें जो खट्टी चीजें होती हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप, खट्टा क्या है, तो वो है आंवले। आंवलों में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देख सकते हैं, विटामिन बी की कमी से होता है, तो ये डिजीज है। तो विटामिन बी की कमी से स्कर्वी, बेरी और ड्रमेटाइटिस ऐसे डिजीजेस है। तो आपको
बेसिकली ये याद रखना है। बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, ए से जो है कलर ब्लाइंडनेस, सॉरी नाइट ब्लाइंडनेस जिसको रतौंधी बोलते हैं, वो ये सब जो मेजर इनके कमी से ये रोग होते हैं। तो ये आप एक बार देख कर एग्जाम में जाइएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है। आपको बता दें कि ये जब प्रक्रिया होती है तो उसमें पानी, सूर्य की रोशनी और CO2 की जरूरत पड़ती है, और जो गैस निकलती है वो है ऑक्सीजन, इसीलिए पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 34 है। अब हम लोग इसके आगे 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आप देख सकते हैं, इस पेड़ की छालें जो है वो मसाले के रूप में प्रयोग की जाती हैं, तो वो कौन सी हैं? दालचीनी की, लवंग की, या नीम की, या पाम, या ताड़ की? तो वो है दालचीनी की। अगर आप देखेंगे घर में तो जो खड़े मसाले होते हैं उसमें छिलके की तरह एक एक आपको मिलेगा, एक पदार्थ मिल जाएगा आपको, जिससे आप उसे दालचीनी कहते हैं। आप एक देख भी सकते हैं घर में अपने। 36 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, जीवाश्म किस प्रकार के शैल में पाई जाती है? जीवाश्म का मतलब जो चाहे वो कोयला हो या कोई ऐसी चीजें हो जो पहले से ये माना जाता है कि वो दबी हुई थी, तो वो पाई जाती है परतदार शैलों में, जिसमें लेयर्स होती हैं, उसी में ये जीवाश्म पाए जाते हैं। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। जो ज्वार भाटा समुद्र में आते हैं उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? तो वो है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। जो चंद्रमा की मून की ग्रेविटी है उसके कारण ये आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। पहले भारत में संपत्ति का अधिकार जो था वो मूल अधिकार था, उसके बाद इसको 300A में ऐड करके इसको कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। 39 नंबर क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपको इसको बताना है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, जैसे वेदों की संख्या, पुराणों की संख्या, उपनिषदों की संख्या। ऑप्शन देखिए, 18, 20, 21 या 29। व्हाट विल बी द राइट आंसर आपको बताना है। तो जैसे जब भी पुराणों की बात आएगी तो वो होगा 18। पुराणों में कुछ नाम आते हैं, जैसे कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इसमें से कौन से पुराण नहीं है, तो आप ये जान लीजिए, जैसे पहले शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, उसके बाद विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, ऐसे वामन पुराण, ये कुछ फेमस पुराण है। उसके बाद आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? गद्य का मतलब जिसमें चीजें पढ़ी जाएं, ठीक है, और गद्य पद दो रूप होते हैं आपको पता है, तो वो यजुर्वेद है जो कि गद्य में अंशतः रचित है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि कुछ जगहों के पुराने नाम। तो उज्जैन का जो पुराना नाम था वो था अवंतिका, और अभी जो उज्जैन है वो कहाँ पे स्थित है? उज्जैन अगर आपसे पूछा जाए तो वो है MP में। 42 नंबर क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। तो जो महत्वपूर्ण मंदिर है, जैसे जगन्नाथ मंदिर हो गया, और बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऐसे जो गंगा सागर में जो एक मंदिर है, ऐसे जितने भी मंदिर हैं एक बार आप उसको देख लेना। यहाँ देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का, महाभारत का, रामायण का, या सूर सागर का? तो राइट आंसर हो जाएगा पंचतंत्र का। क्वेश्चन नंबर 44 है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? तो नीति आयोग आपको पता है, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री। 45 देखिए, भारत में FERA का स्थान ले लिया, तो वो ले लिया फेमा ने। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए जब 1991 के बाद जब LPG अप्लाई हुआ था, तो उसके बाद कई सारे चेंजेस लाए गए कि जिससे हमारे कंट्रीज में ढेर सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, तो उस समय का ये कुछ चेंजेस है। 46 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी जो जल संधि है वो कौन सी है? तो वो है डेवी जल संधि, जो कि डेनमार्क और शायद कनाडा, एक बार आप देख लेना, कनाडा के बीच में ये इसके बीच की एक जल संधि है, इसको आप एक दे सकते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, काला सागर जो है किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो ऐसे भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से है हालांकि, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा रूस या रशिया। 48 नंबर क्वेश्चन, ये काफी फेमस है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कालाहारी पूछता है, सहारा पूछता है, और थार आप जानते ही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बोत्सवाना। 49 नंबर जो क्वेश्चन है वो 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार है, लेकिन हम 2017 पे नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि आपके एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला कि इस ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी?
तो आपको बताना है इसकी शुरुआत जो थी वो थी 1965 में, और जो पहले प्राप्त हुआ था वो था जी शंकर कुरूप को। पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था जी शंकर कुरूप को। और अभी जो 2021 में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो आ सकते हैं कि इस बार किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, आई होप आपको यहाँ दिख रहा होगा। वो प्राप्त हुआ है 2021 में, वो दामोदर माउजो को। आप इनका अगला नाम फर्स्ट नेम याद रख लीजिए, दामोदर माउजो को ये प्राप्त हुआ है। और ये किस भाषा में इन्होंने रचना की थी ये भी जान लीजिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो इन्होंने कोंकणी भाषा में उत्कृष्ट साहित्य की रचना की थी, तो उसके उपलक्ष्य में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 50 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं। तो WW आप वर्ल्ड वाइड वेब ये जानते ही हैं। इसके जो प्रवर्तक, फाउंडर या आप जो भी कह लें, वो हैं टिम बर्नर्स ली। टीम ली भी या टिम बर्नर्स ली भी आपके एग्जाम में कभी कभी टीम ली भी लिखा हो, तो ऐसा नहीं कि आप सोचें कि ये कोई और है तो आप उन्हीं को टिक करेंगे। तो आज के इस सेशन में आपने देखा कि हमने 50 क्वेश्चंस किए, काफी तेजी से किए हैं। आई होप आपको एक रिवीजन पर्पज के लिए ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो आज के इस सेशन में सिर्फ इतना ही, आगे के और भी सेशन में हम अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हमने जीके जीएस के 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो कि सभी स्ट्रीम के लिए, सभी ग्रुप के लिए कॉमन होते हैं। आगे वाले सेशन में हम लोग ग्रामर और भी जो स्पेसिफिक है उस पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास या वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।